हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप? अच्छे होगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वायरस की बात करेंगे, है ना? वायरसेस की बात करेंगे और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एमसीक्यूज के लिए। जो आप बीएससी एमएलटी कर रहे हैं, ठीक है, एमएससी एमएलटी कर रहे हैं, ठीक है, या डीएमएलटी। डीएमएलटी में इतना डिटेल तो नहीं है, लेकिन अगर बैचलर और मास्टर्स कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर जो बच्चे आप प्रिपरेशन कर रहे हो एम्स सीआरई का, यूपी एनएचएम या राजस्थान एनएचएम, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है, या फिर बीटीएससी का, ठीक है, या एमपी ग्रेड 5, आप इन सब में किसी भी जगह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वायरस से जरूर दो चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको भी एक तरह से आप रेडी कर लोगे और जो इसको पढ़ लेते। तो चलिए शुरू करते हैं। था कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करी हमने। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द व्हाट आर द वायरसेस। उसके जानने से पहले सीधे शुरू करेंगे हम बिना देर किए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तब समझ में आ जाएगा आपको कि भाई ये वायरस होता है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला अगर जो हम बात करेंगे तो है ए सेल्यूलर नेचर के। ए सेल्यूलर नेचर यानी कि जो हमारा वायरस होता है बेसिकली उसके पास कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं होता है। नो सेलुलर कंपोनेंट नो सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है, मतलब कि इसके पास सेल वॉल भी नहीं होगा, ठीक है, इसके पास राइबोसोम नहीं होगा, साइटोप्लाज्म नहीं होगा। तो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन इसमें होता ही नहीं है। इसीलिए यह मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है ये। या मतलब खुद से मेटाबॉलिज्म का काम नहीं कर पाता है। समझ में आया? यानी कि वो वायरस को आप बोलोगे कि क्या यह कोशिका है तो बोलेंगे नहीं, यह एक कोशिका नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यह जो लाइफ होता है, मतलब कि लाइफ और ऐसा पर्सन जो कि सेलुलर जिसका सेलुलर कंपोनेंट ही नहीं है। तो एक एक चीज ये है जो इसको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों से डिफरेंट कर देता है। समझ में आ गया? क्योंकि इसके पास सेलुलर कंपोनेंट है ही नहीं, तो वहाँ पे ना हम लोग ना ही ये यूकैरियोट में आएगा ना ही ये प्रोकैरियोट में आएगा। तो इसलिए इसका डिस्कशन ही यहीं पे खत्म हो जाता है। ये दोनों के बीच की कड़ी हो सकता है या दोनों नहीं है। समझ में आ गया? अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी पॉइंट पे जो हम बात करेंगे बेसिकली वो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इमेज का। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इमेज, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इमेज। तो जो हमारा वायरस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसको आप जनरल लाइट माइक्रोस्कोप से देख नहीं पाओगे, कैन नॉट सी बाई द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। तो भाई देख किससे पाओगे? ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी आपको। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब देखो बेसिकली इसका साइज कितना होता है? 20 to 300 नैनोमीटर, ठीक है। जो 30 मीटर के आसपास का जो साइज है वो किसका होता है भाई? ये होता है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस का। और जो 300 एन एम, सॉरी 200 to 300 है, ये जो 300 एन एम साइज है वो किसका होता है? वो होता है पॉक्स वायरस, ठीक है, पॉक्स वायरस। तो आई थिंक ये समझ आया आपको, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इमेज होता है इनका। अब हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो क्या होने वाला है भाई? ऑब्लिगेट पैरासिटिक, ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब कि ये कब एक्टिव होते हैं? वेनेवर या एक्टिव तब होंगे जब ये होस्ट के सेल के विदिन होंगे।
होस्ट के सेल के विद इन होंगे तो यह एक्टिव होंगे, और होस्ट के सेल के आउटसाइड होंगे अगर जो होस्ट सेल के विद इन, ठीक है, तो उनको एक्टिव बोलेंगे। और जब होस्ट सेल के आउटसाइड होंगे, होस्ट सेल के आउटसाइड है तो क्या होंगे भाई, आउटसाइड है तो उनको हम लोग बोलेंगे विरियॉन्स या फिर इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म। समझ में आ गया है? तो सेल के अंदर है तो इनएक्टिव होता है, और सेल के अंदर आ जाता है तो एक्टिव हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ना ये जीवित है ना ही ये अजीवित, इसके बीच की कड़ी है। समझ में आ गया? नाउ अब हम बात करेंगे फोर्थ कंपोनेंट की, फोर्थ टॉपिक हमारा फोर्थ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो है जेनेटिक मटेरियल के रिगार्डिंग। जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल इसमें जेनेटिक मटेरियल में देखो, या तो डीएनए होता है, ओ आर आरएनए होता है, ठीक है, दोनों नहीं होता है। इसी वजह से आप समझोगे डीएनए आरएनए दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। यही इसका एकमात्र जेनेटिक मटेरियल का कंपोनेंट होता है। और आइदर ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा या तो ये, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, या फिर डबल स्टैंडर्ड होगा। समझ में आ गई? या तो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया या तो डबल स्टैंडर्ड हो गया बच्चा। समझ गया? अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली फिफ्थ टॉपिक का, वो है प्रोटीन कोटिंग। प्रोटीन का कोट यानी कि कैप्सिड की बात कर रहे हैं, कैप्सिड की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन का कोट जो होता है वो क्या होता है, उसको कैप्सिड बोलते हैं। अब आपने अभी जो जेनेटिक मटेरियल की बात की कि जेनेटिक मटेरियल ये एक ही होता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है वो सराउंडेड होता है, सराउंडेड सराउंडेड बाई अ प्रोटीन लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, सराउंडेड बाई प्रोटीन लेयर, जिसको आप कैप्सिड, ठीक है। अब जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ कैप्सोमियर, कैप्सोमियर से मिलके कैप्सिड बना होता है, मतलब सब यूनिट कैप्सोमियर होता है। अब देखो इसमें जीनोम, जीनोम और कैप्सिड दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगा सर? सर वो बन जाएगा न्यूक्लियो कैप्सिड बन जाता है, ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सिड बोलेंगे। समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट आप पढ़ो। देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप चीज़ों को समझिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम पीपीटी से पढ़ते थे, लेकिन मुझे लगा कि अभी आप ज़्यादा समझ पाओगे अगर जो हम लोग रिटर्न फॉर्म में पढ़ेंगे तो। अब नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग, सिक्स्थ हमारा जो पॉइंट है वो है इनवेलप। इनवेलप, अब इनवेलप क्या होता है भैया, यह किसी में पाया जाता है किसी में नहीं पाया जाता है, ये ऑप्शनल, नॉट प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ एवरी स्पीशीज ऑफ वायरस, सब में नहीं पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है। समझ में आ गया? इन सम वायरस, तो लिख सकते हो आप इन सम वायरस, यह पाया, ठीक है। अब देखो जो कुछ वायरसेस हैं, ठीक है, कुछ वायरसेस जो हैं उनमें यह लिपिड इन्वेलप पाया जाता है, लिपिड इन्वेलप पाया जाता है, ठीक है। उनका जो लेयर है, जो हमारा वायरस हो उसके ऊपर एक इन्वेलप पाया जाता है, ठीक है, कैप्सिड के ऊपर एक लिपिड इन्वेलप पाया जाता है, जो कहाँ से डिराइव हो रहा होता है, डिराइव फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन, होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से डिराइव होता है। अब देखो जो इन्वेलप होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो सेंसिटिव से किससे होंगे, हीट से होंगे, ठीक है, डिटर्जेंट से होंगे, डिटर्जेंट से होंगे, ठीक है, हीट से, डिटर्जेंट से, यह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब हम अब आप जानोगे
कि जो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, जो इन्वेलप्ड नहीं होते हैं, वो क्या है, वो रेसिस्ट करते हैं ज़्यादा, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंसी होती है उनकी एज कम्पेयर टू इन्वेलप वायरसेस। तो इनकी इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये जल्दी ठीक नहीं होते, इनमें मेडिकेशन या वायरल थेरेपी वगैरह ज़्यादा काम नहीं करता है नॉन इन्वेलप में एज कम्पेयर टू इन्वेलप। ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ, सेवेंथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है भी, मेटाबॉलिक मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी की कमी होती है क्यों, क्योंकि सर अभी मैंने आपको बताया ये सेलुलर कंपोनेंट जैसा किया है, यानी कि कोई भी सेलुलर कंपोनेंट ज़्यादा होता नहीं एक्सेप्ट जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसके पास, तो इसके वजह से यह एटीपी बनाने वाला कोई भी मैकेनिज्म, एटीपी सिंथेसिस का कोई भी मैकेनिज्म इसके पास उपस्थित नहीं होता है, जिसकी वजह से यह मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता है, मतलब कि नो मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव होता है यह मेटाबॉलिकली कंप्लीटली। अब देखोगे आप कहोगे सर तो यह मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो यह होस्ट सेल में एक्टिव कैसे हो जाता है, के होस्ट सेल में क्या होगा फिर, तो आप बोलोगे सर जो ये एक्टिव है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एक्टिव कब होगा, जब वो होस्ट सेल के बॉडी में जाएगा और वहां से प्रोटीन सिंथेसिस की मदद से होने लगता है। समझ में आ गया? तो ये कंप्लीटली डिपेंड होता है होस्ट सेल के ऊपर, डिपेंड कंप्लीटली फॉर द मेटाबॉलिकल पर्पजेज, डिपेंड कंप्लीटली ऑन होस्ट सेल। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए होगा, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होस्ट सेल पे डिपेंडेंट रहेगा। दूसरा क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, और क्या चीजें हैं भाई, तीसरा चीज है हमारा रेप्लिकेशन के लिए और डाइजेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन और डाइजेशन तीनों कब होगा, जब ये होस्ट सेल के इनसाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होस्ट स्पेसिफिसिटी, होस्ट स्पेसिफिसिटी, होस्ट स्पेसिफिसिटी मतलब सारे वायरसेस जो है, ईच वायरसेस वो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टू होस्ट। ठीक है, स्पेसिफिक टू होस्ट या फिर सेल। ठीक है, जो होस्ट स्पेसिफिक का मतलब इसको आप ट्रोपिजम भी बोलते हैं, ये जान जाइए, ट्रोपिजम भी बोलते हैं, मतलब कि ट्रॉपिकल जैसा बिहेव करते हैं, एक ही एरिया पे को ही इन्फेक्ट करेंगे ज्यादातर। समझ में आ गया? जैसे कि आप होस्ट स्पेसिफिक को ट्रोफिजम बोल दिया आपने। अब देखो इनको क्या होती है, होस्ट सेल के ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि इनमें टिश्यू एफिनिटी भी होती है, टिश्यू एफिनिटी होती है, एक ही तरह के टिश्यू, एक ही तरह के सेल को जब बार बार ये अपना होस्ट करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है साहब, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस वो किसको इन्फेक्ट करता है, ओनली लीवर से। समझ में आ गया आपको? अभी नेक्स्ट चीज नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस करिए और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नाइन्थ। ठीक है, नाइन्थ में हम लोग पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो नाइन्थ हमने आठवां पढ़ा, ये टिश्यू एफिनिटी होती है इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जब इसकी पढ़ी जाएगी तो आप वायरसेस का पढ़ोगे तो बैक्टीरिया में क्या होता है, बेसिकली बाइनरी फिजन होता था। क्या होता था, बाइनरी फिजन होता था, लेकिन यहाँ पे बाइनरी फिजन नहीं हो, बाइनरी फिजन
नहीं होगा तो होगा क्या भाई, यार रेप्लिकेशन होगा, इसमें रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन है, कैसे होगा, होस्ट सेल मशीनरी के थ्रू, होस्ट सेल मशीनरी, जब ये होस्ट सेल में जाएंगे तो उन्हीं के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस का मदद लेते हुए यह क्या करेंगे, अपने संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये समझ में आ गया होस्ट सेल मशीनरी के थ्रू। अभी समझ में आई है, नेक्स्ट 10th नंबर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 10th पॉइंट जो है वो है, यह क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, कैन बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक है, जैसे केमिकल्स को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है ना, वैसे ही वायरसेस को भी क्या किया जा सकता है, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया जा सकता है। जैसे कि जो फर्स्ट वायरस था डिमोन्स्ट्रेट किया गया था, वो था टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है, तो उसको भी क्रिस्टलाइज करके देखा गया था, तो इनको भी क्या किया जा सकता है, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक है। और एक चीज और है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित और अजीवित, सजीव और निर्जीव दोनों का क्या होता है, प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि यह होस्ट सेल के अंदर एक्टिव होते हैं, होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है 11 में डाइवर्स सेल होते हैं, इनका सेल एक जैसा नहीं, जैसे बैक्टीरिया का भी था बेसिकली वैसे इनका भी है। तो कितने सेप है भाई साहब, 3 सेप को आंसर याद करिए, क्या क्या 3 सेप है, एक तो हेलिकल स्ट्रक्चर है, दूसरा क्या है, आइकोसेड्रल, आइको आइकोसेड्रल, ठीक है, या पॉलीहेड्रल भी बोलते हैं, पॉलीहेड्रल, ये कैप्सिड की बनावट के हिसाब से है। और थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स शेप में होता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप या स्पेशल शेप भी इसको बोलते हैं, तो हेलिकल याद कर लीजिए, आइकोसेड्रल भी याद कर लीजिए और पॉलीहेड्रल याद कर लीजिए, समझ में आ गया, 3 शेप है इनका, तो ये भी पढ़ेंगे आगे, जब हम आगे अभी शेप की बात करेंगे तो उसमें बात करने वाले हैं। चलिए, म्यूटेशन एंड जेनेटिक वेरिएशन की बात करते हैं, टोटल 11 टॉपिक पे डिस्कस करिए, ये लास्ट टॉपिक है, म्यूटेशन एंड जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, क्या म्यूटेशन और जेनेटिक वेरिएशन है भाई, जो आरएनए वायरस वायरस है, ठीक है, जो आरएनए वायरस है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो शो करते हैं हाई म्यूटेशन, हाई रेट देखने को मिलता है आरएनए वायरसेस में, वाइल जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बेसिकली लीड टू एंटीजन वेरिएशन, एंटीजन वेरिएशन एंड ड्रग, इसकी वजह से क्या होगा, ड्रग रेसिस्टेंस भी हो जाएगी और एंटीजन में वेरिएशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आप एचआईवी वायरस की बात कर लो, आप इन्फ्लुएंजा की बात कर लो, इनका ड्रग मुश्किल है, आपको समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि यह आरएनए वायरसेस है बेसिकली, ये एक तरह से क्या करते हैं, दिक्कत कर देते हैं, ये म्यूटेट ज़्यादा म्यूटेशन रेट इनमें देखने को मिलता है, ठीक है, अभी वो रिसर्च का टॉपिक है कि क्यों ऐसा, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपसे, अगर जो आपको ज़रूरत है तो। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, एक तो चीज समझ में आ गई आपको, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, चलो बात करते हैं, जैसे ये सेलुलर नेचर, ठीक है, क्या होता है बैक्टीरिया, जो वायरस होते हैं ये सेलुलर नेचर के होते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी सेलुलर कंपोनेंट नहीं पाया जा रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इमेज होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखे जाते हैं, नॉर्मल साइज इसका 20 nm से 300 nm होता है, 30 nm जो है रेबीज वायरस को देखा गया है, और
जो 300 है वो पॉक्स वायरस को देखा गया। ठीक है। थर्ड इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, यानी कि जब ये सेल के अंदर होते हैं तो एक्टिव होते हैं, अदरवाइज ये बाहर एक्टिव नहीं होते हैं। समझ में आ गया, बाहर या वीरियोन्स के रूप में जाने जाते हैं। फोर्थ हो गया जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, जिसमें ये डीएनए आरएनए की बात कर रहे थे कि इसमें या तो डीएनए पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड या आरएनए पाया जाता है, और या तो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है या डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। सिक्स बात करा था हमने क्या, प्रोटीन की। प्रोटीन में कोट होती है, प्रोटीन की कोटिंग होती है जो जेनेटिक मटेरियल को बचाने का काम करता है, तो उसको कैप्सिड बोलते हैं। जो कैप्सिड होता है कैप्सोमियर से बना होता है। अगर जो जीनोम और कैप्सिड साथ में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। अब आगे सेकंड नंबर पे इन्वेलप। इन्वेलप क्या होता है, यह सब में नहीं पाया जाता, कुछ वायरसेस में पाए जाते हैं। समझ में आ गया। जो इन्वेलप होता है होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से क्या करा गया, डिराइव किया गया होता है, ये लिपोप्रोटीन होते हैं बेसिक। ठीक है। तो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन्स है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारा जो कैप्सिड होता है उसके कवरिंग में होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं हीट और डिटर्जेंट से, उससे सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ या क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं उनके साथ, या इनएक्टिव फॉर्म में जा सकते हैं, इनके साथ इनका क्या हो सकता है, लाइस हो सकते हैं। तो इसके वजह से बेसिकली क्या है, जो नॉन इनवेलप्ड वायरसेस है वो ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू इनवेलप्ड वायरस। सातवां पॉइंट हमने लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी, क्यों, क्योंकि इनके पास एटीपी बनाने का कोई संसाधन नहीं है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इनके पास राइबोसोम नहीं है। ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं, ये कंप्लीटली होस्ट सेल पे डिपेंड होता है अपने मेटाबॉलिक काम के लिए। जैसे मेटाबॉलिक काम में क्या क्या, जैसे रेप्लिकेशन का काम हो गया, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो गया, या डाइजेशन का काम हो गया। आठवां है होस्ट स्पेसिफिसिटी। होस्ट स्पेसिफिसिटी में क्या है, या ट्रोपिजम के नाम इनको जाना जाता है, मतलब कि यह सारे वायरसेस का एक स्पेसिफिक होस्ट है। ठीक है। जैसे रेबीज है तो वो डॉग के लिए है, जैसे स्वाइन फ्लू तो स्वाइन्स के लिए है। ह्यूमन बीइंग भी उसके इंटरमीडिएट होस्ट है, वो सही बात है, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक वो है। लेकिन यह टिश्यू एफिनिटी भी होता है, मतलब कि एक एक टिश्यू के लिए भी क्या क्या है, एफिनिटी है, उसके तरफ ही इनका ज़्यादा लगाव है, इनके साथ ही ज़्यादा पैथोजेनिक होती है इनकी। जैसे जैसे हमने बात की हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस लीवर सेल को बेसिकली इन्फेक्ट करता है। उसके बाद से क्या बात करें हमने रिप्रोडक्शन की बात, रिप्रोडक्शन में रेप्लिकेशन होता है ना कि मल्टीप्लिकेशन होता है। इन रेप्लिकेशन टोटली डिपेंड होता है होस्ट सेल मशीन के ऊपर, ज़्यादा से प्रोटीन सिंथेसिस होगी और ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। देन इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ये जो हमने टॉपिक में बात करी, मतलब कि इनको केमिकल की जैसे क्रिस्टल फॉर्म में बनाया जाता है। और जो फर्स्ट वायरस था उसको क्रिस्टलाइज करके दिखाया भी गया था, जो कि टोबैको वायरस। अब इनकी सेहत की बात करेंगे। 11th हमारा जो डिस्कशन था, 11th पॉइंट जो था वो था डाइवर्स। किस किस सेट में डाइवर्स तीन सेट पढ़े थे हमने, आइकोसेप्टल या पॉलीहेड्रल सेट, हेलिकल सेट, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेट। अब आगे आपके म्यूटेशन या जेनेटिक वेरिएशन के ऊपर, तो उसमें हमने पढ़ा था जो आरएनए वाले वायरसेज होते हैं वो ज़्यादा म्यूटेशन रेट दिखाते हैं एज कम्पेयर टू डीएनए वायरस। तो बेसिकली जो है इसकी वजह से क्या होता है, एंटीजेनिक वेरिएशन देखने को मिलता है जो आरएनए वायरसेस है, मतलब अपने एंटीजन को ये बार बार चेंज कर लेते हैं, तो एंटीजन टू एंटीजन वेरी करता है, और ड्रग की रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यह था हमारा कैरेक्टरिस्टिक का, हमने रिविजन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्लासिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। देखो, वायरसेस को जब क्लासिफाई करा गया है कौन कौन से बेसिस पे, न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे, न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे। ठीक है। और किसके बेसिस पे, सिमेट्री ऑफ कैप्सिड, मतलब कैप्सिड की बनावट के ऊपर, जो इकोहेड्रल या इकोसेड्रल या फिर पॉलीहेड्रल, या इकोसेड्रल पॉलीहेड्रल हेलिकल और कॉम्प्लेक्स की बात करी तो सिमेट्री ऑफ कैप्सिड की बात करी थी हमने। ठीक है। और क्या था, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इन्वेलप, इसकी बात करें हमने। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ जो क्या है हमारा टॉपिक, वो होगा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मोड क्या है, ट्रांसक्रिप्टेज है, ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है,
डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज है, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज है। तो 4 तरह से क्लासिफाई किया गया, न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे, मतलब डीएनए वायरस है या आरएनए। समझते थे। सिमेट्री ऑफ कैप्सिड में इकोसेड्रल है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स है, या फिर ये हेलिक्स। ठीक है, मतलब जो बनावट की बात करी गई कैप्सिड की, कैप्सिड जो हमने बात की, तो अगर जो है 3D डायग्राम में ऐसे कैप्सिड जो है वो 6 ऐसे 6 एंगल्स पे है, और अभी हम बात करेंगे उसके डायग्राम की, उसकी चिंता मत करिए। तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कैप्सिड के आधार पर भी बांटा गया है, आइकोसेड्रल या हेलिकल या कॉम्प्लेक्स। प्रेजेंस या absence ऑफ इनवेलेबिलिटी, इसमें नॉन इनवेलेबल वायरस और इनवेलेबल वायरस आते हैं। और मोड ऑफ रेप्लिकेशन भी है, यानी कि यह कैसे रेप्लिकेट करते हैं, जैसे डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज है या आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, इसी को अब समझ ले। चलिए, सबसे पहले बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ए इज बाल्टीमोर, बाल्टी क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर ने इसको क्लासिफाई करा था, तो उसको पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली जीनोम के सीक्वेंसिंग के आधार पर, जीनोम जीनोम के आधार पर की है, ठीक है, बेस्ड ऑन जीनोम एंड mRNA फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें याद रखो, 3 हेडिंग डाल देते हैं, क्लास, ठीक है, जीनोम टाइप और एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल भी देते जाए, बहुत ही इजी फॉर्म में पढ़ेंगे। कितने क्लास, फर्स्ट क्लास, 7 क्लासेज हैं, सातों को लिख देते हैं, 1 बाई 3, 4, 5, 6 और 7। वेरी गुड। चलो, अब फर्स्ट क्लास जो है वो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एग्जाम्पल क्या है, एडिनो वायरस। ठीक है, अब आ गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, पार्वो वायरस, पार्वो वायरस। ठीक है, थर्ड क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्लास थर्ड इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, रोटा वायरस, रोटा वायरस। ठीक है, अब आ गया सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ पॉजिटिव स्ट्रैंड। इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है पोलियो, पोलियो वायरस। ठीक है, अब आ गया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ निगेटिव स्ट्रैंड, निगेटिव चार्ज है, ये एक ही हेलिकल है, सिंगल स्टैंडर्ड है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, रेबीज, रेबीज होता है इसका एग्जाम्पल भाई। क्लास सिक्स्थ क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ विथ ट्रांसक्रिप्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे HIV है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विथ सब, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ सब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो एक बार पढ़ लेते हैं। क्लास बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के जीनोम के आधार पर किया गया। फर्स्ट क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एडिनो वायरस एग्जाम्पल है। सेकंड, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, पार्वो वायरस एग्जाम्पल है। थर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, रोटा वायरस एग्जाम्पल है इसका। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, रोटा वायरस एग्जाम्पल है। क्लास फोर्थ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पोलियो वायरस एग्जाम्पल है इसका। फिफ्थ इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ नेगेटिव स्ट्रैंड, रेबीज वायरस। ठीक है, क्लास सिक्स इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, HIV इज द एग्जाम्पल। सेवेंथ इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विथ हेपेटाइटिस बी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो उसके एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी। तो ये था हमारा बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बात कर दी गई भाई, और भी तो क्लासिफिकेशन है ना, उसको भी बात करते हैं।
ठीक है, जैसे बी ये पढ़ लिया बेस्ड ऑन द जीनोमिक सीक्वेंसिंग। ठीक है, अब है बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के आधार पर भाई साहब, मार्फोलॉजी के आधार पर कितने भाग में बांटा गया? इको सैड सहेड्रल। ठीक है, इकोसेड्रल पहला, दूसरा हेलिकल। ठीक है, इकोसेड्रल, हेलिकल, और क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, इसके एग्जाम्पल भी लिखते जाइए भैया। इकोसेड्रल का एग्जाम्पल क्या है? एडिनो वायरस, एडिनो एंड हर्पिज, हर्पिज। और हेलिकल का एग्जाम्पल क्या है भैया? रेबीज और इन्फ्लुएंजा। कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल भैया? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज और पॉक्स वायरस। अब आप कहोगे सर आप कभी से बोल रहे हो इकोसेड्रल हेलिकल कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आया। चलिए वो भी बता देते हैं, क्या होता है इकोसेड्रल या हेलिकल। सब व्यवस्था कर दी गई है, बस देखते रहिए। ठीक है, अब देखो इकोसेड्रल का मतलब क्या है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे इकोसेड्रल मैंने लिखा है। अब आप इस पे ये कैप्सिड, ये क्या है? कैप्सिड, ध्यान से देखिएगा। ये जो कैप्सिड है इसको बोलते हैं हम लोग कैप्सिड। ठीक है, यहाँ देखिए ये है कैप्सिड, ये प्रोटीन की यही कवरिंग है, और बीच में ये क्या है? एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है ये। अंडर क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कौन? कैप्सिड। लेकिन इसकी बनावट पे गौर करिएगा तो ये 6 एंगल का इस तरह का एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो हर एंगल से ऐसे ये आपको थ्री डी डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो जो इस तरह की बनावट है इसको आइकोसेड्रल या फिर पॉलीहेड्रल। अब आप कहेंगे सर हेलिकल क्या है? हेलिकल भी समझिए, हेलिकल मतलब सिंगली क्या हो, इसमें जो वायरसेस हैं, जो भी इसमें जेनेटिक मटेरियल है, वो आप जैसे मानो आरएनए, तो आप देख रहे हो इसमें जो आरएनए है हेलिकल फॉर्म। ठीक है, कैसे? हेलिकल फॉर्म है, और उसके ऊपर जो है एक बस पतली सी कोटिंग है। कैप्सिड की, कैप्सिड की क्या है? एक पतली कोटिंग है, ना कि इस ऐसी कोटिंग। इस बार की कोटिंग कैसी होगी? कुछ इस तरह की। समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर में चेंज की है, इसमें जो एंगल 6 एंगल बन रहे थे इसमें वैसा नहीं है। समझ में आ गया? 6 कोण है इसमें कोई कोण ऐसा 6 कोण जैसा नहीं है। समझ में आ गया? अब इनवेलप्ड वायरस क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल है कैप्सिड के साथ है, और उसी के ऊपर एक पतली सी लिपिड का इन्वेलप हो गया है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से डिराइव करा है। ये देखो लिपिड का ये इन्वेलप है, ये बाहर के साइड में, ये उसके स्पाइक है, प्रोटीन स्पाइक्स है, इसको सरफेस प्रोटीन भी बोलते हैं। अंदर वायरस आरएनए है, कैप्सिड है ये आपका। समझ में आ गया? तो ये इन्वेलप की एक्स्ट्रा कोटिंग है, उसको बोलेंगे इन्वेलप्ड वायरस। अब आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स वायरस क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल ली, तो आप देखोगे इकोसेट्रल भी नहीं है, हेलिकल भी नहीं है। तो ये अगर जो ये दोनों का है, हेलिकल भी है, इकोसेट्रल भी है, और इसमें बेस प्लेट या टेल फाइबर भी पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। यानी कि आप देखो ऊपर से देखने में लगेगा इकोसेड्रल है, इस तरह का कैप्सिड है, बीच में आपको टेल सीट दिख रही है, ये टेल फाइबर्स है, और बेस प्लेट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स वायरस के या स्पेशल वायरस के टर्मिनोलॉजी में रखा गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आ जाता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट हम फिर से अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जैसे हमने ये तो पढ़ लिया बेस्ड ऑन द मार्कोलॉजी, पढ़ लिया आप। ठीक है, एक एक और चीज है इसमें हमको पढ़ना है बेस्ड ऑन इन्वेलप। ठीक है, फोर्थ वन क्या था? बेस्ड ऑन इन्वेलप। इन्वेलप मॉर्फोलॉजी के आधार पे हो गया, बेस्ड ऑन इन्वेलप के आधार पे भी हो जाए भाई। क्यों बिना इन्वेलप का बता रहे हो बच्चे को, है ना? तो इन्वेलप क्या होगा? इन्वेलप्ड वायरस क्या होता है? इन्वेलप्ड क्या होता है? नॉन इन्वेलप्ड क्या होता है? नॉन इन्वेलप्ड। ओके, अब इन्वेलप्ड में आप देखोगे कि जो इन्वेलप्ड वायरस है उनके एग्जांपल है, जो इन्वेलप्ड अभी आपने हम पढ़ा था ना, एचआईवी और इन्फ्लुएंजा, उसके इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अगर जो नॉन इन्वेलप्ड की बात करेंगे तो उसका एग्जांपल हो जाएगा एडिनो और
एडिनो वायरस एंड पोलियो वायरस। ठीक है, ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से चलो तुमको इसका मॉर्फोलॉजी बता देता हूँ, लगभग आपको चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में ज्यादा बात नहीं करेंगे, मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी आपको समझा भी दिया है भाई साहब। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है इसमें, इसमें क्या क्या पाया जाता है, जल्दी जल्दी से देख लो। न्यूक्लिक एसिड कोई एक ही पाया जाएगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कोई एक पाया जाएगा। कैप्सिड पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन की कोटिंग से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड को बचाने का काम करता है। ठीक है, इनवेलप ऑप्शनल है, सब में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनवेलप पाया जा सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन का ये बना होता है, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन का ये बना होता है। ठीक है, और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स होती है। ठीक है, या अटैचमेंट हेल्प करते हैं, इनवेलप क्या होता है, अटैचमेंट हेल्प करते हैं होस्ट होस्ट से। इसीलिए देखो कि जो इनवेलप वायरस है बहुत तेजी से ट्रांसमिट भी होते हैं। ठीक है, तो इन्वेलप हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है और ग्लाइकोप्रोटीन से यह बना होता है, यह होस्ट सेल से डिराइव। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड और इन्वेलप की बात कर ली हमने। अब आता है स्पाइक्स। स्पाइक्स होते हैं सर, स्पाइक्स के, यह सरफेस प्रोजेक्शन का काम करेगा। ठीक है, सरफेस में प्रोजेक्शन का काम करता है, मतलब अटैच होने का काम करेगा जो भी सरफेस होगा। ठीक है, उसके साथ ये सरफेस प्रोजेक्शन का काम होता है। और होस्ट स्पेसिफिसिटी के लिए, यानी ये ही बताता है कि हमको लीवर सेल के लिए हम अच्छे हैं, या फिर लीवर सेल के साथ हम ज़्यादा पैथोजेनिक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, या फिर किसी अदर सेल। समझ में आ गया, तो होस्ट स्पेसिफिसिटी इसके अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर भी आता है। ठीक है, ज़्यादा हमने स्ट्रक्चर पे बात नहीं की है, उसके रीजन है क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने भी दिखा दिया है। तो इसमें देखो स्पेशल स्ट्रक्चर, उसमें हेड होता है, टेल होता है, टेल फाइबर है, जो बैक्टीरियल फेज या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखा है उसकी बात कर रहे हैं। और बेस प्लेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। समझ में आ गया, तो ये था हमारा मॉर्फोलॉजी। नहीं समझ आता, चलो एक बार और समझ आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में डायग्राम। ठीक है, ओके, नाउ this one is the diagram of the multiple type of viruses based on their shape। उसके आधार पे हमको बताया गया है, जैसे देखो एक कैप्सिड है जो बाहर की तरफ पाया जाता है, यह जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये बना होता है प्रोटीन से। ठीक है, इनवेलप, ये इनवेलप है। ठीक है, इसको स्पाइक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइक भी बोल सकते हो आप। ये किससे बना है, बेसिकली ग्लाइको, ये किससे बना है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, नाउ कैप्सिड होता है। ठीक है, या कैप्सुमियर की कैप्सिड है ये, कैप्सिड जो है उसका सब यूनिट का नाम क्या है, कैप्सुमियर, ये दोनों प्रोटीन्स है। ठीक है, लिप ये है इनवेलिब्ड वायरस, इनमें क्या होता है, एक बाहर के तरफ पे क्या होती है, लिपोप्रोटीन पाया जाता है, लिपोप्रोटीन लेयर पाई जाती है, और बाहर जो है इसका सरफेस प्रोटीन पाया जाता है, स्पाइक पाया जाता है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, मैंने बताया। अब भाई एक स्पेशल स्ट्रक्चर की बात की, वही कॉम्प्लेक्स वायरस की बात करी जा रही है, जैसे कि हेड है, इसमें टिल शीथ है, टिल फाइबर है, स्प्लिट है, ये बेसिकली एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी लिख लोगे आप। चलिए चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, बिना देरी किए जल्दी जल्दी से, आज पूरा वायरस आपको समझना ही समझना। ठीक है, चलो, आइसोलेशन ऑफ वायरस, नेक्स्ट टॉपिक, वायरस आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ वायरस। ठीक है, इसमें हम क्या जानते हैं, एक तो यह इसको ऑर्डिनरी मीडियम में ग्रोथ नहीं करा सकते, कैन नॉट ग्रो ऑन ऑर्डिनरी, यानी अब मैं कहूँ कि अगर ब्लड अगर ये सब पे ग्रोथ कराएंगे ग्लूकोज ग्रोथ में, तो नहीं है। समझ में आ गया, किधर हो, क्वेश्चन आ गया कि किधर होगा, तो पहले तो स्पेसिमेन क्या ऐसे कलेक्ट करोगे, चलो उस वहाँ से शुरू करेंगे। स्पेसिमेन कैसे करेंगे, तो यह साइट ऑफ
इन्फेक्शन के आधार पर डिसाइड होता है कि क्या स्पेसिमेन लोगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल, अगर जो रेबीज, तो उसके लिए क्या लेंगे, ये न्यूरोटॉक्सिक डिसऑर्डर होता है, इसलिए सब लेंगे। समझ में आया? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस है तो क्या ले लेंगे सर, ब्लड ले लेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, तो क्या ले लेंगे, थ्रोट स्वाब ले लेंगे, थ्रोट स्वाब ले लेंगे। ठीक है, या डिजीज के आधार पर होती है। और अगर तो कोई एंटेरिक इन्फेक्शन है, एंटेरिक इन्फेक्शन, जीआईएस इन्फेक्शन, तो उसके लिए स्टूल ले लो, यानी इंटेस्टाइन कुछ है तो उसके लिए स्टूल कल्चर करते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे सर, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर याद रखिए, इसके लिए हमको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, वायरल या वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम इसको बोलते हैं, वीटीएम। ये हमको पड़ेगी ट्रांसपोर्ट के लिए। समझ में आ गया? चलिए, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ आइसोलेशन। बी आ गया टॉपिक में, मेथड ऑफ आइसोलेशन। क्या मेथड ऑफ आइसोलेशन का साहब, तो वो हम समझते हैं। ठीक है, पहले तो ये बेसिकली किस पे होता था, लैब एनिमल्स। किस पे होता था सर, लैब एनिमल्स। कौन कौन से लैब एनिमल्स थे, जैसे माइस हो गया, ठीक है, माइस हो, रैबिट हो, रैबिट हो और मंकी। इस पे पहले क्या किया जाता था, बहुत सारा स्टडी किया गया है वायरसेस। ऑब्जर्वेशन कैसे करते थे, इन पे इनाकुलेट भी कर दिए। अब ऑब्जर्व कैसे करोगे, इनको इन्फेक्ट करने के बाद कैसे ऑब्जर्व करोगे सर, इसमें क्या क्या दिखते थे, पैरालिसिस दिखते थे, है ना, इंजेक्शन साइड या इनाकुलेशन साइड पे, डेथ भी ऑब्जर्व करते थे, एंटीबॉडी देखते थे, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, ये तीन चीज ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, नोट में लेते जाइए इसको भी, ड्यू टू द एथिकल रीजन, एथिकल रीजन की वजह से, रीजन्स की वजह से यह ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है अभी, एनिमल कल्चर ज़्यादातर नहीं किया जाता है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम समझेंगे एम्ब्रियोनेटेड एग के ऊपर भी इसका आइसोलेशन, इस पे एम्ब्रियोनेटेड के ऊपर, एम्ब्रियोनेटेड एग की। ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग में क्या क्या किसके लिए यूज करते हो आप, यूज किसके किसके, इन्फ्लुएंजा के लिए, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, मम्स, मम और पॉक्स में। ठीक है, साइट क्या क्या होगा, साइट ऑफ इनोकुलेशन, एक के किस साइड पे इनोकुलेट करोगे। ठीक है, साइट के नाम याद कर लेना है यहाँ से। ठीक है, एक तो होगा आपका CAM, दैट इज कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, क्या है, लिख भी दो, कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद से क्या है आपका, एलेंटोइक कैविटी, एलेंटोइक कैविटी में भी आप कर सकते हैं। ये सब एक का वो रीजन है, वो भी आपको डायग्राम में दिखाएंगे अभी। ठीक है, एलेंटोइक कैविटी हो गया, एमनियोटिक कैविटी हो गया, एमनियोटिक कैविटी, कैविटी एंड यॉक्स, यॉक्स, ये चार रीजन, दैट इज कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, एलेंटोइक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी एंड यॉक्स। समझ में आ गया? तो ये था हमारा चार रीजन, यहाँ पे आप कैलकुलेट करो। ठीक है, लेकिन अब आप पूछोगे सर, ये आपने जो बताया हमको बिल्कुल भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा। तो चलिए इसको भी पढ़ा दें। ये हमारा एक, तो उसमें कहाँ कहाँ पे आप इंजेक्ट कर सकते, कहाँ कहाँ आप इनोकुलेट कर सकते हो वो बात कीजिए। जैसे यॉर्क सेक की बात करी इतनी अच्छी, तो आप ये जो यॉर्क सेक का रीजन है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इनोकुलेट कर सकते हो, ये होल एग, एग के यॉर्क सैक में आप इनोकुलेट कर सकते हो लेटर।
देन एलेंटोइक कैविटी है। एलेंटोइक कैविटी में भी आप क्या कर सकते हो, ये वाला साइड एलेंटोइक कैविटी बेसिकली बोलते हैं हम लोग। तो ये साइड आप, ये साइड को भी आप क्या करोगे, बेसिकली इसको भी आप यहाँ पे भी नेविगेट कर पाओगे। यॉर्क साइड में करेंगे भाई साहब, एलेंटोइक कैविटी में कर लिया हम। अब हो गया एमनियोटिक कैविटी। ये जो एमनियोटिक कैविटी है, यहाँ पे देखो वायरस को क्या करा गया है, कर दिया गया है। ठीक है, एमनियोटिक कैविटी में भी क्या हो गया, इनोकुलेट हो गया। और ये एलेक्ट्रिक कैविटी में भी क्या हो गया, इनोकुलेट हो गया। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो जो भी एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो भी आपका फीटस होगा, ये यहीं पे इसका ग्रोथ होना शुरू होता है। वहाँ पे एलेक्ट्रिक कैविटी उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे भी इनोकुलेट हम कर सकते हैं। ये चारों पार्ट, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर, और एम्ब्रियोनेटेड एक आपने बता दिया, और क्या है सर? चौथा भी, चौथा का नाम टिश्यू कल्चर। क्या नाम है सर? टिश्यू कल्चर, ठीक है। एनिमल कल्चरिंग, एम्ब्रियोनेटेड, एम्ब्रियोनेटेड एक, और थर्ड, सॉरी गलती लिख दिया, ठीक है। देखना है ध्यान से। एक तो देखो एम्ब्रियोनेटेड के बाद तो हमने एम्ब्रियोनेटेड एक पढ़ लिया, थर्ड है हमारा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चरिंग भी करते हैं और ये है हमारा मोस्ट, टिश्यू कल्चर इज द मोस्ट, ठीक है। अब देखो टिश्यू कल्चर में कितने टाइप के टिश्यू कल्चर होते हैं, तो ये बेसिकली तीन टाइप याद रखना है। कौन सा? प्राइमरी सेल स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा डिप्लॉयड, डिप्लॉयड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। और थर्ड क्या है? कंटिन्यूअस सेल लाइन, जैसे कि केला हो गया या वेरो हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो नाम पे मत जाइए, बस प्राइमरी सेल स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड सेल स्ट्रक्चर और कंटिन्यूअस सेल लाइन, ये तीन तरह का टिश्यू कल्चर हो गया। ऑब्जर्वेशन में क्या करोगे भाई साहब? इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे आप? ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन साइटोपैथिक एक्टिविटी, मतलब सेल में, सेल की क्या देखोगे आप? साइटोपैथिक एक्टिविटी देखोगे आप। सेल की साइटोपैथिक एक्टिविटी क्या है भाई? सेल में किस प्रकार का पैथोलॉजिकली चेंजेस देखना है आपको, वो आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे। साइटोपैथिक एक्टिविटी उसको बोलते हैं। जैसे सेल की राउंडिंग देख सकते हो आप, ठीक है, राउंडिंग देख लोगे आप, ठीक है। सिंसिटियम देख सकते हो आप, सेंसी फॉर्मेशन, सिंसिटियम का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, है ना। सेल राउंडिंग देख लिया, सिंसिटियम फॉर्मेशन देख लिया आपने, और इंक्लूजन बॉडी देख सकते हो, किसी प्रकार का इंक्लूजन बॉडी का अपीयरेंस है नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया, सेल राउंडिंग, सिंसिटियम फॉर्मेशन, इंक्लूजन बॉडी वो ऑब्जर्व, इसको हम बोलते हैं साइटोपैथिक एक्टिविटी। समझ में आ गया, यानी कि सेल में कोई पैथोलॉजी में देखना है आपको, जैसे कोई एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई ब्लैकिस का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ऐसा कैल्सिफाइड डिपोजिशन दिख रहा है आपको। अब आता है फोर्थ है, आपने ये सब पढ़ लिया टिश्यू कल्चर भी। अब एक तरह से हम आपको बता देते हैं इन शॉर्ट, कल्टीवेशन ऑफ वायरस, कल्टीवेशन ऑफ वायरस को शॉर्ट में समझते हैं। चलो आ जाओ, रिवीजन। कल्टीवेशन ऑफ वायरस इज डन बाय द सेल, सेल स्ट्रक्चर में बेसिकली करते हैं हम लोग, लेकिन टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप उसके बाद से क्या कर सकते हैं, एम्ब्रियोनेटेड में कर सकते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स में कर सकते हैं, लैब एनिमल्स हैं उनमें कर सकते हैं, जैसे मंकी हो गया, रेबिट हो गया, और क्या था, मंकी, मंकी रेबिट एंड माइस, ठीक है। देन डिटेक्शन कैसे करते हैं? तो साइटोपैथिक इफेक्ट, चलो वो भी होता है। डिटेक्शन कैसे करोगे इस तरह की चीज़ों में? डिटेक्शन, साइटोपैथिक इफेक्ट जो अभी बात करा हमने, उनका जो टिश्यू कल्चर किया है, तो ठीक है। उसके बाद से हम क्या देखते हैं, हीमा, हेमा एड्जॉर्प्शन,
हेमा एडजॉर्प्शन का एक तरह का बेसिकली टेस्ट है। इसमें हम लोग हेमा एक केमिकल एजेंट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमन का सीरम एल्बुमिन वो एडजॉर्ब, तो बैक्टीरियल जिधर भी वायरल ग्रुप देखने को मिलेगा उधर एडजॉर्प्शन देखने को मिलेगा, हीमा का साथ रिएक्ट करके वो एडजॉर्प्शन को डिटेक्ट, समझ में आ गया। एडजॉर्प्शन का मतलब एक तरह से ऐसे ही जो एल्बुमिन होगा ह्यूमन का सीरम एल्बुमिन एक जगह पे इकट्ठा होगा, समझ में आ गया। और क्या कर सकते हैं इसको, हेमा एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इम्यूनोफ्लोरेसेंस का, इम्यूनोफ्लोरेसेंस से, ठीक है, पीसीआर कर सकते हैं और IgG कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट डिटेक्शन ऑफ वायरसेस इन होल। हमने बहुत सारा टॉपिक पे डिस्कस किया और ये हमारा आज का टॉपिक खत्म भी होता है। वायरसेस के बारे में डिटेल स्टडी करी। तो कीप वॉच, कीप शेयरिंग, थैंक यू।